जैसा कि यह लोक पहल की एक अनवरत, अविराम, निरंतरता में प्रवाहित होने वाला यह जो विचारों का प्रवाह है, वैचारिकी है, वह आज 18 अगस्त को एक बार पुनः आपके सामने नए कलेवर में एक समसामयिक विषय पर परिचर्चा के लिए उपस्थित है। इस परिचर्चा की अध्यक्षता और बीज वक्तव्य आज के हमारे लोकपहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय सिंह जी के द्वारा दिया जाएगा। आप सबको, जैसा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोकपहल अपना प्रचार प्रसार करता है, उस पर बांग्लादेश प्रकरण और हिंदुओं की लक्षित हिंसा विषय पर व्याख्यान देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर उदयभान सिंह सर हम लोगों के साथ हैं। आप संघ के वरिष्ठतम स्वयंसेवक हैं तथा साथ ही हमारे लोक पहल के क्षेत्रीय संयोजक भी हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। पिछली बार हम लोगों की ऑनलाइन एक बैठक लोक पहल के वरिष्ठ महनीय कार्यकर्ताओं की हुई थी। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, जो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री थे, विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व था, ऐसे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर ने कहा था, उनका निर्देश हुआ था, वो लोक पहल के माननीय संरक्षक मंडल में भी है। उन्होंने कहा था कि समसामयिक बांग्लादेश की समस्या पर हम लोगों का लोक पहल अवश्य अपनी वार्ता रखेगा। उसी बीच प्रोफेसर उदयभान सर से संवाद हुआ और आप हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, परराष्ट्र नीति की समस्या पर गंभीर चिंतक विचारक हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बड़े पुरोधा भी हैं। आप भारत के विभाजन का विरोध करने वाले कई मनीषी हुए हैं। उन मनीषियों में जो प्रमुख नाम है वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विभाजन को, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसे अप्राकृतिक कहा था कि धर्म के आधार पर देश तो बट गया, लेकिन दोनों देशों की संस्कृति एक है और वो लंबे समय तक हम सांस्कृतिक दुराव के रूप में नहीं रह सकते, क्योंकि संस्कृति से मजहब या धर्म का कोई लेना देना नहीं है। संस्कृति एक जीवन शैली होती है। 1971 में जो एक अप्राकृतिक विभाजन, भारत का अप्राकृतिक रूप से जो भारत का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, उस स्थापना के कालखंड में किस तरह अपने ही एक धर्म के मानने वाले धर्मावलंबियों को किस प्रकार बांग्लादेश में से बाहर करने का प्रयास किया गया और उसमें भी जेनोसाइड करने का प्रयास, एक हिंदुओं को विध्वंस करने का प्रयास किया गया था। भारत अगर नहीं होता तो बांग्लादेश की भ्रूण हत्या हो गई होती। बांग्लादेश नामक देश का जन्म इसी आधार पर हुआ है कि उसमें भारत की अगर मुक्ति वाहिनी नहीं होती तो बांग्लादेश का अस्तित्व आज नहीं होता। आज वही बांग्लादेश, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर प्रहार हो रहा है और वही लोग प्रहार करने वाले लोग हैं जो लोग 1971 में भी उस जिहादी चरमपंथ के साथ थे। और आज का जो इस्लामिक चरमपंथ है वह वही कार्य 1971 में भी कर रहा था। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। विश्व की सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख
जनरल नियाजी ने किया था, जो पाकिस्तान के जनरल थे, यह इतिहास की ज्वलंत घटनाएं हैं। तो जो भारत विभाजन के अपराधी थे, वह अपराधी तत्व तो आज भी भारत में सक्रिय है। सारी सेकुलर जमात की तथा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जमात की आवाज आज बंद हो गई। मैं केवल थोड़ा सा स्मरण दिला करके बीच वक्तव्य के लिए माननीय संयोजक जी को आमंत्रित करूंगा। 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। बंगाल का पूर्वी और पश्चिमी भाग में औपनिवेशिक शासन ने विभाजन कर दिया। उस विभाजन को हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेमियों ने बर्दाश्त नहीं किया और अंग्रेजों को अपने डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से रोल बैक करना पड़ा था। डॉक्टर भावेश जी उसको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। बंग भंग के केवल एक बरस बाद 1906 में जब बंग भंग के विरुद्ध लाल पाल बाल वंदे मातरम का आंदोलन इसी हैदराबाद में शुरू हुआ, लेकिन 1905 का ही समय था। वंदे मातरम कंठाहार बन चुका था लोगों का, भारत माता की जय, और राष्ट्रवाद पहली बार पूर्ण स्वरूप और आकार ग्रहण कर लिया था। बंग भंग वापस हुआ। एक बरस बाद बांग्लादेश की, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां एक भवन था जिसे हम आगा खां पैलेस कहते हैं। आगा खां पैलेस में जिहादियों की, मुस्लिम चरमपंथियों की एक बैठक आहूत की जाती है और उसी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये जो बंग भंग से भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ता है 1947 तक, उसकी तार्किक परिणति स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम से विमुक्ति और स्वतंत्रता तक आती है। आज वही मंजर, कितना रक्त रंजित विभाजन हुआ। डॉक्टर लोहिया ने 1962 में संसद में और संसद के बाहर 1942 में कहा था कि इंडिया विंस फ्रीडम के बाद मैंने जो भारत विभाजन के गुनहगार अपराधी, उन्होंने पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि आओ नेहरू जी, कम से कम उस बात पर ग्लानि करें, यह तो एक बहुत विचित्र विभाजन हुआ है, यह अप्राकृतिक विभाजन है, नैसर्गिक नहीं है, और उसका परिणाम हम वर्तमान पाकिस्तान में और जिहादी आंदोलन के रूप में, चरमपंथ के रूप में देख रहे हैं। देश का जो मुस्लिम जो गया था पाकिस्तान, उसे भी हम वहां के मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया और उसे क्या कहा गया? मुहाजिर कहा गया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट, आंदोलन चलता है। मुहाजिर माने शरणार्थी, उन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता है। हिंदू तो समाप्त हो गए वहां से, सिख समाप्त हुए। डॉक्टर भावेश जी बताएंगे वो कौन जनरल था, अपनी डायरी में लिखता है कि 1 महीने तक लाहौर से लाशों की बदबू आती रही। वो लाशें किसकी थी? हिंदुओं की थी, सिखों की थी, ईसाइयों की थी। इतना रक्त रंजित विभाजन था। कितने हिंदू मारे गए, मैं मानता हूं उसमें मुसलमानों की भी हत्या हुई होगी और हुई ही, लेकिन आज भी वो चरमपंथ सुसुप्त रूप से जागृत हो जाता है। आज भी विभाजनकारी मानसिकता भारत में व्याप्त है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमानों में एकता तब आएगी जब देश का मुसलमान बाबर को आक्रांता और रजिया और रसखान को अपना मानेगा। वही संदर्भ आज बांग्लादेश में खड़ा है। बांग्लादेश का हिंदू बेबस है, लाचार है, उसका ऐसे ऐसे एक्ट लाद दिए गए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है, विवश है, लाचार है। आज बांग्लादेश में थोड़ा सा हिंदू सर उठा करके सड़कों पर आंदोलन करने के लिए निकल पड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकल पड़ा
कि भारत में एक राष्ट्रवादियों की सरकार है। अगर वो नहीं होती, यहाँ का नैतिक समर्थन नहीं होता, तो वहां का हिंदू ढाका की सड़कों पर लाखों की तादाद में निकलने का सामर्थ्य भी खो देता। और मैं इसी आक्रोश के साथ बांग्लादेश के इस वर्तमान प्रकरण पर बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय सिंह सर को। नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर उदयभान जी को सुनेंगे। आज का विषय केवल इसलिए नहीं गंभीर कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। आज का विषय केवल इसलिए भी नहीं गंभीर कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की अस्थिरता के पीछे विश्व की जो शक्तियां लगी हुई थी, उन शक्तियों के प्रभाव में हमारे स्थानीय लोग पूरी तरीके से आ जा रहे हैं और हम अपने स्थानीय लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपनी राष्ट्र निष्ठा के पाठ को पढ़ाने में विफल रह जा रहे हैं। सब जानते हैं, हमने अपने जो है टेलीविजन पे देखा भी कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें उपद्रवियों की संख्या 1 लाख भी मुश्किल से रही होगी, जिसमें अगुवाई कर रहे रणनीति बनाने वालों की संख्या 10,000 भी ठीक से नहीं थी। लेकिन उन पेड जो 10,000 की संख्या थी, उनके पीछे उन पे विश्वास करने वाले, उनकी धूर्तता को न पहचानने वालों की संख्या जो बढ़ी, उसी का परिणाम हम देखे। बांग्लादेश की घटना बांग्लादेश में घटी, लेकिन बांग्लादेश में उसकी निंदा करने वालों की जितनी संख्या थी, भारत में उससे ज्यादा उसको ये कहने वालों की संख्या थी कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। जो ये हम लोगों को जो है चिंतित करता है और ये सोचने को मजबूर करता है कि वो गंदगी और वैसे लोग हमारे भारत की धरती पे भी उपलब्ध हैं, जिनको पहचान के जल्दी चिन्हित करके उजागर करना हम राष्ट्रनिष्ठ लोगों का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है। भारत में जो अपने को अल्पसंख्यक कहता है, उसके पास संपत्ति अभी निकल के आई है बकबोर्ड वगैरह की, तो अगर रेलवे और भारत की मिलिट्री को हटा दें तो लगभग पहले स्थान पे आता है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, उसकी संपत्ति देखेंगे तो जैसे वो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, वैसे संपत्ति में भी वो संख्या छोटे हैं। लेकिन इस वास्तविकता से हम विश्व समाज को अवगत नहीं करा पाते और हमारे लोग अपनी बात कहने में हिचक जाते हैं। यह प्लेटफार्म उसी के लिए है और बांग्लादेश की जो समस्या है, वो बांग्लादेश की आंतरिक समस्या नहीं है। बांग्लादेश की धरती पे जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भाईचारे को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं, जो सनातन संस्कृति को जीवित रखने का संकल्प लिए हुए लोग हैं, उनके भविष्य की चिंता है और उनके भविष्य की सुरक्षा में हमारे देश की सुरक्षा है, जिसके लिए हमारी वर्तमान सरकार संकल्पबद्ध है। लेकिन उसको मनोबल बढ़ाने का काम हम संकल्पबद्ध लोग अगर नहीं करेंगे तो उसको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वो कठिनाइयां राष्ट्र के लिए घातक हो सकती हैं। इतना अपनी बात कह के हम आज के मुख्य वक्ता से आग्रह कहेंगे कि वो अपने विषय को रखें और फिर हम एक चीज कहेंगे कि ये सारा कार्यक्रम के पीछे अखिलेश जी का जो समर्पण और अपना योगदान है, साथ में ढेर सारी उनके व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयां हैं, उसको
किसी से साझा ना करते हुए भी सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जैसे वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है और हम सब लोगों को उत्साह है। धन्यवाद भाई धन्यवाद। साहब। अब आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर उदय भान सर से आग्रह करूंगा कि वह अपना ओजस्वी वक्तव्य आज सबको प्रस्तुत करें, क्योंकि उसका पर्दाफाश करना बहुत बांग्लादेश में किस प्रकार का प्रकरण है हिंदुओं को लेके और हिंदू जनमानस में किस प्रकार का भारत में भी रोष है, उस मानस से हम सबको परिचित कराए। लोक पहल का यही उद्देश्य है। लोक पहल का मेरा संक्षिप्त परिचय है। माननीय डॉक्टर वीके सिंह जी हमारे लोक पहल के संयोजक हैं। डॉक्टर BL आर्या लोक पहल के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर आलोक चौहान, डॉक्टर प्रोफेसर अवनीश पार्थेटकर, डॉक्टर हर्षमणि जी, डॉक्टर भावेश जी, ऋषिकांत जी, ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर हर्षमणि सिंह हमारे, डॉक्टर चंद्र किशोर जी हमारे अनन्य कार्यकर्ता है। हमारे अभिभावक तुल्य आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी युवा कार्यकर्ता के रूप में हमारे बहुत ही तेजस्वी सहयोगी आशुतोष प्रताप सिंह तोमर जी हैं। और लोक पहल पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्यान, रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत, पूज्य अवैधनाथ जी और राम मंदिर आंदोलन के महनीय योगदान देने वाले, हनुमान की तरह अपनी इस राम के यज्ञ में आगे के अनुष्ठान में आहुति देने वाले पूज्य अशोक सिंघल जी हमारे आदर्श हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक नीतियों का प्रचार प्रसार करना हमारा परम लक्ष्य है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के सहयोग के रूप में खड़े हैं और मैं बड़ी गरिमा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी। किसी ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। इस वाक्य के इर्द गिर्द ही आज का विषय बांग्लादेश प्रकरण और हिंदुओं की लक्षित हिंसा, ये मेरा रहने वाला है। सर्वप्रथम हम सबकी प्रेरणा के स्रोत प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश जी और लोक पहल की टोली से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, समकक्ष और आज की इस चर्चा परिचर्चा में शामिल सभी प्रबुद्ध विद्वानों का, शिक्षकों का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लोक पहल की टीम को, टोली को का मैं आभार व्यक्त करता हूं फिर से एक बार कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी इतने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। अभी आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत सारी बातें बांग्लादेश और उन्होंने 1905 से बंग भंग से लेकर के 1947, 1946, उसके पहले नोआखली, 1971 और समय समय पर और भी जो घटनाएं घटी और फिर अब अगस्त के प्रथम सप्ताह में जो घटित हुआ। और प्रोफेसर विजय सिंह जी ने भी रेखांकित किया कि इन घटनाओं के पीछे मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये घटना। तो मैं अपना विषय जो है सबसे पहले बांग्लादेश प्रकरण और हिंदुओं की लक्षित हिंसा, इस विषय को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले बांग्लादेश का इतिहास, इस बिंदु पर संक्षेप में टिप्पणी बातचीत करूंगा। यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखते हैं तो मिलता है कि बांग्ला
बंग जो देश है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, इसका इतिहास लगभग 700 ईसा पूर्व का है, पूर्व से है। जहां पर जब बौद्ध ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, यह इतिहास में देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बांग्लादेश है, ये पूरा जितना मैंने बताया, पूरा बंगाल, अपने देश के बंगाल और बांग्लादेश को मिला करके 700 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख मिलता है। और इतिहास में मिलता है कि यहाँ पर बौद्धों की संख्या और हिंदुओं की संख्या रही है। इतिहास में हमको मिलता है कि बौद्ध धर्म या पंथ कह लीजिए, बौद्ध पंथ का जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार इस तरफ काफी मात्रा में हुआ। तो बंगाल की धरती, जब मैं बंगाल बोलता हूं तो बंगाल अपने देश का भी और वो बांग्लादेश भी, ये सभी शामिल है, बंग देश जिसको बोलते हैं। ये 700 ईसा पूर्व का दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव भी दिखता है। इस्लामीकरण जो है ये बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। 13वीं शताब्दी में इस्लामीकरण की शुरुआत हुई बंग देश में। बंग देश जो अपने देश में है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। यूरोपीय व्यापारियों का आगमन जो है वो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में हमको दिखाई देता है। 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश में आई तो उसका प्रभाव काफी कुछ उड़ीसा, बंगाल में भी बहुत ज्यादा दिखाई दिया। और 18वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का बंग देश में बांग्ला जो भाषा बोलते हैं उस क्षेत्र में काफी प्रभाव आ गया था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि काफी नियंत्रण हो गया था। और जिस प्रकार से हम देखते हैं इतिहास में कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। और उसका जो क्षेत्र है वो उड़ीसा, बंगाल, बिहार ये क्षेत्र काफी रहा। और उन सब चीजों का परिणाम क्या रहा कि एक तो बंगाल में राष्ट्रभक्ति की भावना का उदय काफी मात्रा में हुआ। साहित्य, संगीत, संस्कृति इन सब का काफी उदय हुआ। और पुनर्जागरण के क्षेत्र के रूप में बंगाल का नाम प्रमुखता के साथ में हम सबके सामने उभर करके आता है। और उसके बाद जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें पंजाब और बंगाल का नाम बहुत प्रमुखता के साथ लिया गया। और यही कारण था कि काफी दमन हुआ। यही कारण था कि बंगाल में काफी जनता का, भारतीयों का दमन किया गया। परिणाम स्वरूप जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश जी ने बताया कि 1905 में अंग्रेजों ने कुटिल चाल चलते हुए बंग भंग का प्रस्ताव पारित किया। और वो 1902 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर ही दिया था। वो बात ठीक है कि काफी विरोध करने के बाद 1911 में जाकर के वो बंग भंग का जो प्रस्ताव था उसको वापस लिया गया। लेकिन इस बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी उस समय, जहां यदि हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिल करके बंग भंग का विरोध किया था। लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकार भी होता रहा। ये बंग भंग का जो बीज था ये केवल अंग्रेजों की कुटिल चाल नहीं थी, उसमें मुसलमान जो तत्कालीन जो मुसलमान नेता थे उनका भी हाथ था। और उन्होंने और अंग्रेजों ने मिल करके उसे, वो बात दूसरी है कि बाद में कुछ राष्ट्रवादी जो मुसलमान थे उन्होंने और हिंदुओं ने मिल करके बंग भंग का सामूहिक रूप से विरोध किया। और परिणाम क्या निकला कि ये जाकर के बाद में बंग भंग का जो प्रस्ताव था अंग्रेजों का वो वापस हुआ। अब आजादी की लड़ाई चलती रही। फिर उसके बाद देश को आजादी का विषय बार बार उठता रहा, लोग उठाते रहे,
बलिदान हुए, लड़ाइयां हुई, बहुत सारी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तभी 1946 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जिस प्रकार से धीरे धीरे वैमनस्य बढ़ता रहा, और मुसलमानों की और कांग्रेस के तत्कालीन जो नेतृत्व था, उनके कारण जिस प्रकार से दूरियां बढ़ी, नफरत बढ़ी, और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का जो भाव बढ़ा, उसका परिणाम क्या हुआ कि जिन्ना और उनके साथियों ने मिल करके अंग्रेजों के सामने जब ये बात आई कि भारत को बहुत जल्द आजादी मिलने वाली है, तो जिन्ना और उनके साथियों ने, और यहां तक कांग्रेस के भी अनेक लोगों ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमें आजादी देने जा रहे हैं तो हमें हमारा बंटवारा करके जाएं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। आजादी, स्वतंत्रता की जो पृष्ठभूमि है, अभी पिछले दिनों अखंड भारत का विषय चला पूरे देश भर में, उसमें हमको पता ही चला कि किस प्रकार से देश को बांटने का, देश को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा गया। उसमें कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। यहां तक कि यहां तक कि महात्मा गांधी ने यह भी कहा था, जून 1947 की बात है, कि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने न जाने किन 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 परिस्थितियों में आकर के, यह कहना चाहिए कि स्वार्थ के पहाड़ों के सामने महात्मा गांधी और बाकी जो कांग्रेस का नेतृत्व था क्यों बौना हो गया, और देश के बंटवारे के कागज पर दस्तखत करने पड़े। तो ये सारी बातें, और जब ये बात आई कि देश का बंटवारा होना है तो हिंदुओं के लिए अलग स्थान, हिंदुओं के लिए अलग स्थान, मुसलमानों के लिए अलग स्थान होना चाहिए। ये बात जिन्ना ने उठाई, उनके साथियों ने उठाई, कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी दबे पांव अंग्रेजों के साथ मिलीभगत करके की। तभी जब अंग्रेजों ने या राष्ट्रभक्त कांग्रेसियों ने, राष्ट्रभक्तों ने इसका विरोध किया, तो उस समय जिन्ना के आह्वान पर 1946 में, 1947 से पहले 1946 में डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी गई। डायरेक्ट एक्शन का सबसे बड़ा, वैसे तो पूरे देश भर में उसका प्रभाव पड़ा, देश भर में मुसलमानों ने चुन चुन करके हिंदुओं का कत्लेआम किया। न केवल कत्लेआम किया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया, बहन बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ उनके सम्मान का हरण किया गया। लेकिन नोआखाली में जो हुआ वो बहुत बर्बर था। नोआखाली में जिस प्रकार से किया गया 1946 में, भयंकर नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण, और हिंदुओं की संपत्तियों की लूट खसोट, आगजनी, इस प्रकार की घटनाएं हुई। एक उल्लेख में कल ही पढ़ रहा था कि नोआखाली के समय लोगों को उन निर्वस्त्र करके, पुरुषों को भी महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके, उनके सरों को काट करके, उस समय के जो उनके प्रमुख हुआ करते थे मस्जिदों के, वहां पर उनको भेंट किया जाता था। एक वाकया उल्लेख में आता है कि हिंदू वकील को निर्वस्त्र करके दरगाह की खादिम को प्लेट पर रखकर पेश किया गया, और उनकी दोनों बेटियों को मुसलमानों के हवाले कर दिया गया, और जमकर रक्तपात हुआ, हिंदुओं की जमकर हिंसा, और हर प्रकार से जितना अत्याचार हो सकता है वो सारा अत्याचार 1946 में जिन्ना के द्वारा किए गए डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत किया गया। उनके मंदिरों पर हमला, मंदिरों को गिरा करके उस पर कब्जा करना, ये सारे काम। और वहां पर एक संगठन है जमात इस्लामी, जो कि अभी शेख हसीना वाला प्रकरण जो हुआ है, शेख हसीना से पहले खालिदा जिया, वो वहां की प्रधानमंत्री थी।
खालिदा जिया को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत कट्टरपंथी है, और कट्टरपंथ की सीख या कट्टरपंथ में सहयोग देने वाली जो संस्था है जमाते इस्लामी है। तो और साथ में 1971, उसके बाद 1971, इस बीच अनेकों प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुओं के ऊपर लक्षित हिंसा की गई। उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें फांसी पर लटकाया गया, यानी लक्षित टारगेट करके उनकी हिंसा और जानबूझ करके हिंसा हिंदुओं के खिलाफ की गई। 1946 के बाद जब तक, चाहे वो 66 हो चाहे 62 हो, मेरे पास इस समय अनेक प्रकार के 1963, 1966, 1969, 1971, 1975, 1976, 1979, 86, 89, 92, जब बावरी ढांचा ढाया गया, उस समय अगर ध्यान हो वरिष्ठ जनों को, तो 1992 में भी जब बावरी ढांचा गिराया गया था, उस समय भी पड़ोसी देशों में हिंसा हुई थी। उसमें सबसे ज्यादा हिंसा बांग्लादेश में हुई थी, और बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा हिंसा अगर किसी के ऊपर हुई थी वो हिंदुओं के ऊपर हुई थी। 1996, 2001, 2008, 2009, 2012, 2016, 2019, 2022 और अब 2024 अगस्त। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बांग्लादेश में 1946 से लेकर 2024 तक लगातार हिंसा होती रही, जबकि भारत और भारत का हिंदू और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हमेशा बांग्लादेश के हित के लिए कार्य करते रहे। हम सबको पता ही है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अखिलेश जी ने, कि 1971 में भारत के सहयोग से और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के सहयोग से, भारत के हिंदुओं के सहयोग से 1971 में वहां पर जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, वहां की सेना जब बर्बरता कर रही थी, वहां के हिंदू और मुस्लिम बंगालियों के साथ मिलकर के उनके साथ में जब हिंसा कर रही थी, तो उस समय भारत के हिंदुओं ने, वहां पर रह रहे हिंदुओं ने मिल करके मुक्ति वाहिनी का गठन किया और उसको भारत की सेना ने सहयोग प्रदान किया, और 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश के उदय के पीछे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और हम सबको पता ही है, कि बांग्लादेश का उदय अगर हुआ तो उसके पीछे भारत था, भारत की सेना थी, और बंगाल में रह रहे हिंदुओं का त्याग, बलिदान, समर्पण था, और पूरे भारत का समर्थन था। उसके बावजूद ये जो मैंने वर्ष गिनाए, इन वर्षों में ऐसी ऐसी हिंसाएं हुई, ऐसे ऐसे नरसंहार हुए। अगर उनका अध्ययन करने के लिए, अगर उनका अध्ययन किया जाए, उनका शोध किया जाए, उन पर लिखा जाए, तो मुझे लगता है कि न जाने कितनी किताबें भर जाएंगी, न जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं। अब हम आते हैं बांग्लादेश का ताजा प्रकरण के बारे में कुछ कुछ संकेत प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी ने हम सबके समक्ष रखा ही है, कि वास्तव में बांग्लादेश में अगस्त के पहले सप्ताह में जो कुछ हुआ वो केवल आरक्षण ही कारण था, ऐसा नहीं था। कुछ नीतियां, वहां के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वहां के उनकी कुछ नीतियां रहीं, लेकिन वो इस प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों से पहले भी निपटती रहेंगी। केवल वही आरक्षण का ही मुद्दा नहीं था, विषय और भी थे जिन्हें हम मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया व मीडिया के अन्य फोरमों में हम लगभग कई बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उसमें अमेरिका का हाथ है, चाइना का भी हाथ है, जमाते इस्लामी का भी हाथ है, और ये जो डीप स्टेट ताकतें, जॉर्ज सोरस है, ठीक है, अमेरिका का मार्टिन द्वीप मांगना और मार्टिन द्वीप न देना, तो शेख हसीना ने ही बताया कि एक व्हाइट मैन ने उन्हें धमकी दी है कि हम तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। अच्छा, उधर चाइना के साथ इनका कोई समझौता होने वाला था, किसी द्वीप को
वहां पर डेवलप करना था। चाइना को पहले देने वाली थी, लेकिन जितना चाइना ने देने का वादा किया था पैसा, वो पैसा दे करके 800 करोड़, मेरे ख्याल से 2200 करोड़ रुपए का वादा चाइना ने किया था, वो 900 करोड़ में आ गया। तो उससे नाराज होकर के 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन ही वापस चली आई थी शेख हसीना, नाराज होकर, और ये कह करके मैं अब ये प्रोजेक्ट जो है, ये परियोजना मैं भारत को दूंगी। तो चाइना भी नाराज हुआ था, अमेरिका भी नाराज, और कुछ शक्तियां और भी अनेक कारणों से लगी हुई थी। और सबसे बड़ी शक्तियां वो जो हिंदुओं की वहां पर उपस्थिति को लेकर के बार बार उन पर लक्षित हिंसा करती रही। इन सब लोगों ने मिलकर के, और जैसा कि प्रोफेसर विजय कुमार जी ने बताया कि एक बहुत गहरा षड्यंत्र था, हिंदुओं के विरुद्ध था और एक ऐसी सरकार के विरुद्ध था जो भारत की हितैषी थी, भारत की मित्र थी। एक ऐसी सरकार के विरुद्ध जो कि भारत की हितैषी थी, और उसे गिराना, उसे खत्म करना, ताकि भारत के पड़ोस में एक और भारत का दुश्मन तैयार हो जाए। और हम सबको पता ही है कि खालिदा जिया जो हैं, उनकी सरकार जब जब रही, हिंदुओं का जमकर कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का विध्वंस, उनके मंदिरों का, उनके घरों का विध्वंस, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, लड़कियों को, महिलाओं को उठाकर ले जाना, जबरन धर्मांतरण, ये सारे कार्य शेख हसीना के समय में भी होते रहे, लेकिन खालिदा जिया के समय सबसे ज्यादा हुए। और जब जब मिलिट्री शासन वहां पर लागू हुआ, तब तक हुआ ये। तो इन सब कारणों से, एक तो वहां के कुछ आंतरिक कारण थे, कुछ विदेशी कारण थे, डीप स्टेट की जो ताकतें रहीं, इन सब लोगों ने मिल करके, और मुख्य कारण कि भारत का जो मित्र देश है उसको पराजित किया जाए, उसको गिराया जाए, उसको समाप्त किया जाए, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। और अभी जो वहां के सलाहकार समिति के प्रमुख हैं, यूनुस, खबरें ये आ रही हैं कि लगातार पिछले साल 1.5 साल से वो अमेरिका के संपर्क में थे। और ये बात कहां से उभर करके आई, छात्रों के दिमाग में ये बात कहां से उभर करके आई कि सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनुस बने। तो ये सारी बातें अनेक प्रकार के षड्यंत्रों, अनेक प्रकार के साजिशों की ओर संकेत करती हैं। उसके बाद मार्च 1980 में कौशाली नरसंहार में 300 से ज्यादा चकमा, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हिंदुओं के साथ साथ वहां पर जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, जैसे बौद्ध हैं और ईसाई हैं, इनके खिलाफ भी अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके उनको भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। 1905 में जो दंगे हुए बंग भंग के समय, उस समय भी हिंदुओं की हत्या की गई, 1946 में भी की गई। सोहरावर्दी, जो कि सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के नेतृत्व के कारण, सोहरावर्दी उस समय उसकी सरकार थी वहां पर 1946 में, उस समय भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। समय समय पर जो हिंसा की गई हिंदुओं के खिलाफ, वो मैंने अभी बताया। और हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों, ईसाइयों पर भी, मगर सबसे ज्यादा हिंसा हिंदुओं के साथ में, माताओं बहनों के साथ में उनका धर्मांतरण किया गया, बहन बेटियों का अपहरण किया गया, पूंजी पर, जमीन पर कब्जा किया गया। ये सारी बातें बांग्लादेश में 1971 में हिंदू, अब कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, कि 1900 बांग्लादेश में 1971 में हिंदू आबादी 22% से ज्यादा थी, अब 8% से भी कम रह गई है। हिंदू आबादी 22% से ज्यादा थी, जो कि अब 8% से भी ज्यादा कम हो गई है। 15 करोड़ मुस्लिम बांग्लादेश में, वर्तमान जो स्थिति है, बांग्लादेश में 15 करोड़ मुस्लिम है, 1.3% करोड़ हिंदू हैं,
10 लाख बौद्ध हैं, 5 लाख ईसाई हैं, 2 लाख में सिख, यहूदी, नास्तिक व अन्य धर्मावलंबी भी हैं। 1971 में जब बांग्लादेश भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना, उस समय वहां के पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम संगठनों ने, पाकिस्तान की सेना ने भयंकर मारकाट मचाई, और उस मारकाट का लक्ष्य, सबसे ज्यादा बड़ा लक्ष्य जो था, वो केवल हिंदू समुदाय ही था, जिन्हें मारा गया, सामूहिक नरसंहार किया गया, हिंसा की गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारी संख्या में हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से 1971 में भारत की ओर हुआ। आज भी भारी संख्या में बांग्ला हिंदू भारत में विभिन्न राज्यों में मिलते हैं, जो 1971 के नरसंहार की और दुर्दशा की सारी बातें, कहानी जब बताते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू के अनुसार एक शोध हुआ है, हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू, उसके अनुसार 1947 में पूर्वी बंगाल में, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, 1947 में पूर्वी बंगाल में 30% हिंदू थे। 1971 में, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 22% रह गए। कारण क्या था? कारण क्या थे? नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन, डर के कारण पलायन, बहन बेटियों का अपहरण, उनके साथ विवाह करना, जबरन विवाह करना, ये सारी बातें थी। बांग्लादेश बनने के 3 साल के अंदर, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितनी विचारणीय और सोचनीय और चिंता की बात है कि बांग्लादेश, जिसका निर्माण भारत के सहयोग से हुआ, हिंदुओं के सहयोग से हुआ, बांग्लादेश बनने के 3 साल के अंदर अंदर ही वहां पर हिंदुओं की संख्या 22% से 13.5% रह गई। एक और संगठन है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1964 से लेकर 2013 तक, 1964 से लेकर 2013 के बीच 11.3 मिलियन हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत व अन्य देशों में चले गए। और इस समय भी हर साल लगभग 2.25 लाख हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हर साल 2.25 लाख हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये सारी स्थितियां, और क्यों हो रहा है, उनका कारण मैंने बताया भी, हम सबको पता ही है। लेकिन कुछ एक घटनाएं, जैसे एक राजशाही नरसंहार हुआ 1962 में, 1962 का उल्लेख मैंने बताया जब बहुत से वर्षों की जानकारी मैं दे रहा था, 1962, 63, 66, 69, 1962 में राजशाही नरसंहार हुआ था। हिंदुओं और बौद्धों का भारी पैमाने पर नरसंहार अकेले राजशाही में हुआ। 3000 से भी ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या कर दी गई एक साथ। सितंबर 2012 में ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। सितंबर 2012 में बॉक्स बाजार करके एक स्थान है बांग्लादेश में, बसे बौद्धों, हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों में 50 से भी ज्यादा बौद्धों व हिंदुओं की हत्या कर दी गई। मंदिरों में लूटपाट करके उन पर कब्जा कर लिया गया। मार्च 1980 में कौखाली, बांग्लादेश में एक स्थान है कौखाली, मार्च 1980 में कौखाली नरसंहार में 300 से भी ज्यादा चकमा व मरमा बौद्धों की हत्या कर दी गई सामूहिक रूप से। 1984 में बरकाल नरसंहार में 400 बौद्धों और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। हसीना सरकार गिरने के बाद 250 से भी ज्यादा, अभी वर्तमान में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार जब गिरी, तो आधिकारिक जो सरकारी आंकड़े जो हैं या सामान्य रूप से उपलब्ध हो रहे हैं आंकड़े,
250 से भी ज्यादा हमले, 250 हमलों की बात कर रहा हूं मैं, 250 से भी ज्यादा हमले हिंदुओं पर किए गए, जिनमें सैकड़ों हिंदुओं और न जाने कितने अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, हत्या हुई, उनको फांसी पर लटका करके, आपने एक चित्र देखा होगा, एक पुल पर एक तरफ और दूसरी तरफ एक रस्सी से बांध करके फांसी पर लटका दिया गया। एक वीडियो आई थी जिसमें आपने देखा होगा, एक घर के छोटे छोटे बच्चों को फांसी वो कपड़े से, दुपट्टे से बांध करके फांसी दे दी गई थी। एक वीडियो में 5, 7, 8 लोग कम से कम जो है एक घर में ही उनको फांसी लटका दी, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और ये सब करने के बाद अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का, उनकी माताओं बहनों का, हिंदुओं की हत्या की गई, माताओं बहनों की भी हत्या की गई, उनका सामूहिक उनका सम्मान, उनके सम्मान का हरण किया गया, उनको भगा ले गया गया, जबरन उठा ले गए लोग, और उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। और इन सब के पीछे अगर किसी का महत्व सबसे ज्यादा हाथ रहा, तो जैसा कि प्रोफेसर विजय कुमार जी ने बताया कि वहां के जो कट्टरपंथी हैं, जमाते इस्लामी और इन सब का, तो ये घटनाएं और भी हैं, प्रकरण और भी हैं, लेकिन अब हम केवल प्रकरणों पर, वहां पर जो दुर्दशा हो रही है हिंदुओं पर, केवल उसी पर हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, चिंता करते रहें, तो मुझे लगता है वो भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कारण देखें। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हिंदू, जो कि अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा संख्या है, उनका लक्ष्य है, मुसलमानों का लक्ष्य है, वहां के कट्टरपंथी जो संगठन है उनका लक्ष्य है कि जिस प्रकार से हम उनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ी है, उसी प्रकार से इनकी संख्या को खत्म किया जाए, उनका धर्मांतरण किया जाए, इनकी हत्या की जाए, इनको भगाया जाए यहां से। तो आबादी, अल्पसंख्यकों में आबादी ज्यादा है, इसलिए चरमपंथी जो है हिंदुओं को टारगेट करते हैं। बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरवाद, पहले भी कट्टरवाद था, कट्टरपन हुआ करता था बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना जैसी सरकारों के रहते हुए थोड़ा कम रहता था। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की सरकार में ऐसा नहीं, शेख हसीना की सरकार के रहते हुए भी पिछले साल मेरे ख्याल से इस्कॉन के मंदिरों में वहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई, आग लगा दी गई, वहां के पंडितों को, वहां के संतों को, वहां के भक्तों को मारा पीटा गया, लेकिन वो कम प्रकाश में आता रहा, या उस पर लगाम लगाती थी सरकार, क्योंकि शेख हसीना की सरकार भारत की मित्र थी, भारत को बुरा न लगे, भारत के रहने वाले हिंदुओं को बुरा न लगे, शायद उस संकोच से थोड़ा बहुत उस पर कंट्रोल होता था। उसके बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बांग्लादेश में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनकी संख्या हिंदुओं की ज्यादा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनको ये लगता है कि ये हमारे बीच में रहकर इतना विकास, इतनी प्रगति क्यों करते हैं, इसलिए इनको हतोत्साहित किया जाए, इनको समाप्त किया जाए, इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए, इनको मारा जाए, भगाया जाए। जमात इस्लामी का षड्यंत्र भी वहां पर चलता रहता है, और उनका कहना है कि यह मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए मुस्लिम राष्ट्र में केवल मुसलमान रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हिंदुओं के बीच में जो संगठन हमको दिखाई दिया बांग्लादेश में, जिस प्रकार से बांग्लादेशी हिंदू माताएं बहनें सब इकट्ठे होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ वो खड़े हुए, ये संगठनात्मक स्थिति कम रहने के कारण भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनके खिलाफ हिंसा होता है। अगर बांग्लादेश का हिंदू इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए, जिस प्रकार की आवाज उन्होंने वो सब पूरा प्रकरण होने के बाद उठाया, अगर उस प्रकार से संगठित आवाज वो हमेशा उठाते रहें और अपने संगठन का परिचय देंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर जो हिंदुओं की लक्षित हिंसा होती है उसमें न केवल कमी आएगी,
मुझे ऐसा लगता है कि वो समाप्त भी हो सकता है। अब समाधान क्या है? समाधान के बारे में भी मैंने अभी भी बताया कि जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा को रोका जाना मुश्किल है। समाधान में बांग्लादेशी हिंदुओं में संगठन हो, भारत व दुनिया भर के हिंदू संगठित होकर आवाज उठाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ में बात प्रभावित तरीके से रखी जाए कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत के सभी राजनीतिक दल एक स्वर में आवाज उठाएं। दरअसल भारत में जितने राजनीतिक दल हैं, अगर हिंदुओं का प्रतिनिधि मंडल संगठित होकर के उन सभी राजनीतिक दलों से मिले, उनसे अनुरोध करें कि वह भी अपील करें बांग्लादेश की वर्तमान की जो सरकार है वहां पर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा ना हो, तो भारत के सभी राजनीतिक दल यदि मिल करके यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसका अच्छा प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव अच्छा दिखाई देगा। हालांकि अभी जो बांग्लादेश जो भी प्रकरण हुआ तो अनेक राजनीतिक दल बाकी चीजों में तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं का जब नरसंहार हो रहा था, उनके खिलाफ विरुद्ध हिंसा हो रही थी, उस समय अनेक राजनीतिक दलों ने आवाज नहीं उठाई। जो छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बातों को सिर पर उठाकर घूमते हैं। लेकिन अगर हिंदू संगठित होगा तो उनको भी मजबूर होकर बांग्लादेश की सरकार को कहना पड़ेगा। विश्व भर के देशों के प्रमुखों से पत्राचार हिंदू संगठन मिलकर करें। सभी हिंदू कर सकते हैं, लेकिन हिंदू के संगठन सामूहिक रूप से अगर पत्राचार करके और देश में स्थित सभी देशों के दूतावासों में प्रेजेंटेशन दें, वहां पर जाकर पत्र दें और उनको ये कहें कि अपने अपने देशों से कहें कि वह बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे वहां की सरकार बंद करवाए, और न केवल इस समय बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बंद करवाए। और यह क्रम समय समय पर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो बंद कर देंगे, बाद में जैसे ही माहौल ठंडा होगा, वातावरण ठंडा होगा, वो फिर अंदर खाते कुछ न कुछ करते रहेंगे। विश्व के प्रमुख देशों व यूएनओ पर लगातार दबाव डलवाना कि बांग्लादेश की सरकार पर यह दबाव डाले कि वहां के हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार ना हो। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में लगभग 1.30 करोड़ हिंदू हैं। अगर वहां पर यह लगता है हिंदुओं को कि वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो वह बांग्लादेश के अंदर ही एक अलग स्वायत्त क्षेत्र या एक अलग देश की मांग करें। भारत का हिंदू और भारत और विश्व के भर में फैले हुए सभी हिंदू जो हैं उसका पुरजोर समर्थन करें और पूरे विश्व के देश बांग्लादेश पर दबाव डालें, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश व विश्व भर के हिंदू संगठित होंगे, स्वार्थों से ऊपर उठ करके निर्भय होकर हिंदू हित के लिए समय, तन, मन और धन देंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हिंदू संगठित होगा। और जब हिंदू संगठित हुआ है तब तक कोई ना कोई सुपरिणाम सामने आया है, और उसका उदाहरण न केवल अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में दिखाई दिया है। चाहे वो अनुच्छेद 370 का उच्छेदन हो, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की स्थापना हो, और उससे पहले 1992 में जो भारत और भारतीयता और हिंदुत्व के माथे पर कलंक था, बावरी ढांचा, उसका विध्वंस हो। जब हिंदू संगठित हुआ है तब तक कोई ना कोई महत्वपूर्ण समाधान निकल करके आया है। आवश्यकता है तो देश व विश्व भर के हिंदुओं को संगठित होने के लिए, और यही समय है। बार बार हम यदि प्रतीक्षा करेंगे तो हम आखिरकार कब तक प्रतीक्षा करेंगे? कब तक हम बार बार इस प्रकार की घटनाओं पर विलाप करते रहेंगे? कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? आप देखिए कि भारत का विस्तार कहां तक था। दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं, बर्मा, बाली, जावा,
सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये जितने छोटे छोटे जो देश हैं, भारतीय संस्कृति आज भी वहां पर परचम लहराती है। कभी यह भी भारत के ही अंग थे, अंगभूत थे। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान तक, उससे आगे तक भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति रहा करती थी। और अब देखिए किस प्रकार से हम सिकुड़ करके आज जो हम भारत का मानचित्र देखते हैं, केवल वहां तक सिमट गए हैं। और आज भी न जाने कितने आसन्न खतरे इस देश पर मंडरा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है हिंदू कमजोर है। जब जब हिंदू कमजोर होता है तब तक भारत विघटित होता है, देश का विघटन होता है, देश का बंटवारा होता है। लेकिन अब और कितने बंटवारे हम सहेंगे, कितनी बार भारत बटेगा। इसलिए यही समय है अब और अधिक विलाप प्रलाप करने की जरूरत। अब और अधिक प्रलाप और विलाप करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हिंदुओं के साथ, भारतवंशियों के साथ होती ही रहेगी। जिस दिन देश का हिंदू, दुनिया का हिंदू संगठित हो जाएगा, उस दिन सबल हो जाएगा। फिर दुनिया की किसी, आज देखिए इजराइल एक छोटा सा देश, हमको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम बार बार अनेक प्रसंगों में, अनेक अनेक विषयों में हम बार बार इजराइल का नाम लेते हैं। चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश, मुश्किल से 86-87 लाख की जनसंख्या वाला देश, 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है। और उसके आसपास मुस्लिम देश हैं जो उसको हमेशा खत्म करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इजराइल की स्थिति वैसे ही जैसे दांतों के बीच में जीभ है, लेकिन फिर भी उस पर कोई हिम्मत नहीं करता। आज भी देखिए घर में घुस करके हमला करता है। ईरान में घुस करके एक बहुत बड़े नेता की हत्या की है उसने, इजराइल ने। और आज तक हिम्मत नहीं हो रही है ईरान की कि वह इजराइल पर हमला करे। उसको सोचना पड़ रहा है हिंदू कब ऐसा संगठित होगा, हिंदू कब इस प्रकार का शक्तिशाली बनेगा कि दुश्मन जब भी गलत दृष्टि से देखे तो 50 बार नहीं 100 बार सोचे। आज हिंदुओं को केवल प्रवचन, उपदेश, भाषण देने की आवश्यकता नहीं, अब वास्तव में जमीन पर उतर करके कार्य करने की आवश्यकता है। और यह भाव जगा देने की कि फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वालों चिंता करो अपने प्राणों की, संगीनों का संगीनों से हम लेते हैं प्रतिशोध सदा। इतिहास कथाएं कहता है अब तक अचूक संधानों की, हम पर प्रहार करने वालों चिंता करो अपने प्राणों। इस प्रकार का भाव जब तक जगेगा नहीं, तब तक बार बार हिंदू दलित होगा, हिंसा, लक्षित हिंसा का शिकार होगा। बार बार बांग्लादेश ही नहीं, अन्य जगहों पर भी हिंदू के खिलाफ, हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा होगी। माताओं बहनों का के शील का हरण किया जाएगा। यदि संगठित होंगे तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा जब हम फिर से एक बार संगठित हिंदू, संगठित राष्ट्र बन करके न केवल स्वयं का बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगे। मैं अपनी बात पूर्व प्रधानमंत्री और कवि हृदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को, अपने संकल्प को, अपने भावों को विराम दूंगा कि जिसमें, और ये जो पंक्तियां हैं वो संगठन की पंक्तियां हैं, हिंदुत्व का भाव हमारे हृदय में हो और इस भाव से हम केवल कहें ना बल्कि करके दिखाने का भाव हमारे मन में हो, तभी हिंदू संगठित होगा। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु हूं, यह मेरा हिंदू समाज, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं,
मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अभय हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यह भाव लेकर के यदि हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हिंदुओं पर हमला नहीं होगा। हिंदुओं की माताओं बहनों के शील का हरण नहीं होगा। हिंदू प्रताड़ित नहीं होगा, चीखेगा नहीं, चित्कारेगा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। इस ओजस्वी वक्तव्य की जितनी सराहना की जाए कम है। आपने पूरे वक्तव्य को जिस प्रकार समेटा है, जिस प्रकार आपने उसको तर्क से, तथ्य से, तिथियों में, आंकड़ों से प्रस्तुत किया है, वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस शानदार उद्बोधन के लिए। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है निर्भीकता। आप में एक ऐसे निर्भय स्वयंसेवक का गुण है जिसमें वीर शिवा का वो जो है प्रताप का शौर्य है, तो एक छोर चाणक्य के राजनय से भी जुड़ता है। और आपने राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया कि बांग्लादेश को अगर वहां हिंदू जेनोसाइड को रोकना है तो एकता के सूत्र में बंध करके एक अपनी आत्मरक्षा के लिए एक अलग राज्य की मांग की जानी चाहिए। जैसा इतिहास में ये मांग की गई और भारत ने एक नए राज्य का, जब बांग्लादेश नामक नए राज्य का उदय हुआ तो भारत मध्य रात्रि का वह प्रथम राज्य था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सुनने वाले जानते हैं। तो मैं भावेश जी की टिप्पणी लूं उससे पहले संभवतः सर का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार मुझे उम्मीद है कि अंजना ठाकुर जी जुड़ी हुई है। अंजना जी। नहीं डॉक्टर साहब, सबसे लास्ट में उनको बुलवाइएगा सब लोगों से। बाद में वो केवल 5 मिनट कह रही थी कि मैं 5 मिनट। तो वो जुड़ी है कि नहीं सर? हाँ, जुड़ी हुई हैं। ठीक है। भावेश सर और बाकी लोगों से हाँ, के बाद वो बाद में डॉक्टर भावेश जी इतिहासकार हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पर एक टिप्पणी डॉक्टर भावेश जी की। धन्यवाद सर। लोकपहल के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अभी अभी हम सभी लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के प्रोफेसर डॉक्टर उदयभान सिंह सर का बहुत ही बढ़िया वक्तव्य, बहुत ही ये भावेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आपको हस्तक्षेप कर रहा हूँ। ये दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र है ना? अध्ययन केंद्र। शोधपीठ अलग होता है, चेयर अलग होती है, सेंटर अलग होता है, ठीक है ना? वो कई बार कंफ्यूजन होता है, सबके साथ होता है। कई बार मैं भी, मेरे मुंह से भी निकल जाता है ऐसा। दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ के प्रोफेसर डॉक्टर उदयभान सिंह सर का भी हम लोगों ने पाथेय प्राप्त किया, वक्तव्य उनका हम सभी लोगों ने सुना और मैं बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि जब एक प्रोफेसर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो उनके पास जो उनका डेटा होता है, उनका जो आंकड़ा होता है, वो बड़ा सटीक आंकड़ा होता है। बिना आंकड़े के एक प्रोफेसर कभी भी अपनी बातों को नहीं रखते। मैं ध्यानपूर्वक उसको सुन रहा था, लेकिन चूंकि मैं मूल रूप से एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, शोधार्थी रहा हूँ, इतिहास पढ़ने पढ़ाने का ही काम करता हूँ, तो ये जो बांग्लादेश की हिंसा आज पूरा विश्व देख रहा है, केवल हिंदू नहीं देख रहा, केवल भारत नहीं देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। ग्लोबल एज है, ग्लोबल पीरियड है। क्या ये हिंसा नई है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ये नई हिंसा है या कोई पहला घटना है? नहीं,
ये 712 से चल रहा है, ये 712 से चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के समय से चल रहा है, और ये 712 से ही लक्षित है। ये ऐसा नहीं है कि अभी 1990 से लक्षित है या 2000 से, ऐसा नहीं है। ये 712 से लक्षित है। उस वक्त भी लक्ष्य यही था, उस वक्त भी लक्ष्य यही था कि दारुल इस्लाम का निर्माण करना है। आज भी लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य में परिवर्तन 712 में भी नहीं आया था, लक्ष्य में परिवर्तन 1027 में भी नहीं आया, लक्ष्य में परिवर्तन 1192 1194 में भी नहीं आया, लक्ष्य में परिवर्तन 1206 में भी नहीं आया, और लक्ष्य में परिवर्तन 1857 में भी नहीं आया, और लक्ष्य से परिवर्तन 1947 में भी नहीं आया, और लक्ष्य में परिवर्तन 2023-24 में भी नहीं आया नहीं है। आया, नहीं आया, नहीं। तरीका बदला, तरीका बदला है। हम्म, कुछ काम करने के नए अंदाज आए हैं। उसमें कुछ एक समूह ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँ सभी समर्थन करते हैं, बहुत से लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन ये सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई पहली घटना नहीं है। हमारे पूर्वजों, हमारी कई पीढ़ियां, मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियां ये झेलते हुए चली आ रही हैं। तो अब विचार करने से कहीं ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय ने कहा कि पूरी दुनिया के हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विभिन्न जो यूरोपीय शक्तियां हैं, एशियाई शक्तियां हैं, अफ्रीकी शक्तियां हैं, उनके सामने इस बात को रखना पड़ेगा कि भाई हिंदू क्या है। हिंदू तो अगर किसी भी देश में गया है तो या तो नौकरी करने गया है या व्यापार करने गया है। हम तो किसी देश पे कब्जा करने नहीं गए। ना हिंदुओं ने कभी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना किया है, ना हमारी कभी साम्राज्यवादी नीति रही। तो ना तो इंपीरियलिज्म में विश्वास रखते हैं, ना हम कॉलोनियल सिस्टम में विश्वास रखते हैं। हम तो जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है उसमें विश्वास रखते हैं। तो हम तो आजीविका के लिए कभी गिरमिटिया मजदूर के रूप में कहीं गए, या कभी लक्ष्मी निवास मित्तल के रूप में जाके हमने स्टील फैक्ट्री डाल दी। तो जहां स्टील फैक्ट्री डाली वहां भी हम वहां की सरकार को रेवेन्यू देते हैं, और जहां मजदूर के रूप में मजदूरी करने गए हैं वहां भी वहां के बाजारों में, वहां की मुद्रा में जो सरकार को टैक्स होता है वो देते हैं। हमने तो ना कभी किसी का लूटा, ना कभी किसी का लूटने की हमारी भावना रही है। लेकिन इसके बावजूद हमेशा लक्ष्य करके ये जो प्रायोजित, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि स्पॉन्सर्ड जो ये वायलेंस है, इसकी समाप्ति कब होगी, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है पूरे सनातनी और हिंदुओं के सामने। तो अब इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करें तो मैंने कहा 712, और 712 से लेकर लगातार आप चलते चले आए। आप सीए एनआरसी में देखिए, पूरी दिल्ली हिल गई। 3.5 महीने 4 महीने दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसका एक पूरा हिस्सा जो है वो कैप्चर्ड था। और उसके बाद वहां भी हिंसा हुई, और हिंसा किसके खिलाफ हुई पूरी दुनिया जानती है। आज बांग्लादेश में हो रहा है। और भारतीयों ने कश्मीर, आसाम, कौन सा ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान का जहां पर ये चीज नहीं झेली है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब सबको संगठित होकर और संगठित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर और पूरे विश्व में इस बात को एक मैसेज देना पड़ेगा, एक संदेश देना पड़ेगा कि भाई हम तो शांति प्रिय हैं, आप कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा लेते रहो। हम तो जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करते हैं, आप कब तक हमारे प्राणों को हरते रहोगे। हमने किया क्या है आप? हमने तो आपकी किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया, हमने आपकी संपत्ति पे कब्जा नहीं किया, हमने आपके परिवार पे कब्जा नहीं किया। उल्टा हमारी कई पीढ़ियों ने ये त्रासदी झेली है। मैं दिल्ली में मैं कई विद्वानों से मिला जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर वो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, और वो बताते हैं, उन्होंने अपनी हर स्पीच में इसका जिक्र किया है कि उन्होंने अपने घर को जलते हुए अपनी आंख से देखा है। आप सोचिए, आपके सामने आपका घर जला दिया गया, परिवार जला दिया गया, और ये चीजें आप लगातार देख रहे हैं, झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर सनातनी चलता है, हिंदू चलता है। तो इसलिए
मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज डॉक्टर उदयभान सिंह सर का जो ये हम लोगों को पाथेय प्राप्त हुआ और अंत में उन्होंने जो समाधान बताए हैं, उन समाधानों पर सभी को जरूर विचार करना चाहिए और उसकी दिशा में जो भी सांगठनिक प्रयास हो वो सांगठनिक प्रयास अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करने से निस्संदेह रूप से कुछ सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी, जो सनातनियों को, हिंदुओं को, उनके प्राणों की रक्षा, उनकी संपत्ति की रक्षा, उनके परिवार की रक्षा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा तो जीवन जो है तो हो गया, कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 65 साल, सबकी उम्र हो गई। जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? यही लक्षित हिंसा। अगर यही अपनी पीढ़ी को देना है तो बात अलग है। अगर वो अपनी पीढ़ियों का संरक्षण करना है और विश्व में सनातन का अलख जगाए रखना है, तो उसके लिए अब हम लोगों को संगठित होकर ये सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे। उसके लिए चाहे एम्बेसीज में लेटर देना हो, चाहे उसके लिए राष्ट्राध्यक्षों को लेटर देना हो, चाहे यूएनओ में बात कहनी हो, अपने खुद की सरकार से हमें बात कहना हो, तो वो कार्य अब करना पड़ेगा। इसमें एक संगठन की आवश्यकता है, एक नेतृत्व की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई भी हिंदू इस मुद्दे पर कभी भी कोई दूसरा मत रखेगा। यदि वो हिंदू है, सनातनी है, तो वह इस मुद्दे पर जरूर गंभीर है और ऐसा ही अपना मत, अपना विचार भी रखेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। एक संक्षिप्त टिप्पणी डॉक्टर हर्ष जी। डॉक्टर हर्ष जी। जी 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 जी। उसके बाद अंजना जी बोलेंगी। डॉक्टर हर्ष जी, आप एक सर, टिप्पणी और सर के प्रति एक सद्भाव और आदर। सर्वप्रथम लोक पहल के इस सबसे समृद्ध मंच को मेरा सादर प्रणाम। एक वरिष्ठ राजनीति शास्त्री, एक इतिहासकार और हमारे बड़े भाई जो स्वयं एक राजनीति विज्ञान से ताल्लुक रखते हैं और संघ और उसकी विचारधारा की को एक क्लाइमेक्स तक ले जाने वाले ऐसे हमारे इस लोक पहल परिवार के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब जी। तो सबसे पहले तो मैं अखिलेश त्रिपाठी सर को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लोक पहल के मंच को इतना समृद्ध कर दिया है और वास्तव में एक ज्वलंत मुद्दे पर एक आधिकारिक वक्तव्य हम लोग देने की स्थिति में हैं। मैं बिल्कुल डॉक्टर उदयभान सिंह सर की बात से सहमत हूं और ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। जब एक इतिहासकार बोल रहे थे तो वो तरलता कि लम्हों ने खता की और सदियों ने जो सजा पाई, वास्तव में ये मरहला वाकई बहुत ही संजीदा मरहला है। और जब आप देखते हैं कि एक देश जो आजादी के लिए छटपटा रहा हो, उसे आजादी के देने के साथ ही साथ उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं और जिसका खामियाजा उन प्रांतों में रहने वाले सिंधु और सिखों ने केवल उस रात ही नहीं उठाया जिस रात ये रेड क्लिफ लाइन दो देशों के बीच में ये बनाई गई, बल्कि आज भी वो चला आ रहा है। वो भावनात्मक जो ज्वार है वो चला आ रहा है। तो ये बेहद ही संजीदा विषय है और यदा कदा इस पर जो इस तरीके के जो बार बार जो आते रहते हैं, इतिहासकार जिक्र कर रहे थे 700-1200 ईस्वी से 1757, चाहे जो भी स्थितियां रही हो, लगातार 1971 में जो इसका विभाजन हो गया। तो मुझे लगता है कि एक राजनीति शास्त्री के दृष्टिकोण से डॉक्टर उदयभान सिंह सर ने विषय की बहुत गहन अन्वेषणा की है और उसमें सुझाव भी आ गए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों को वाकई उन कंक्रीट मसौदों पर बात को आगे बढ़ाना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक आर्थिक पहलू भी देखता हूँ, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को मैं रखना चाहूंगा
कि आप ये देखें कि जो बांग्लादेश के जो इस समय हालात हैं, और शेख हसीना को जब, तो बांग्लादेश की जो स्थापना की मुजीबुर रहमान ने, और उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के जो हित हैं, वास्तव में मैं अखिलेश त्रिपाठी जी से इस बात से सहमत हूं कि ये जो विभाजन है इस उपमहाद्वीप का, ये वास्तव में प्राकृतिक विभाजन है ही नहीं। नदियां एक जगह से आती हैं, दूसरी जगह बह रही हैं, गिर रही हैं, है ना, समुद्र का वही सारा। तो ये वास्तव में प्राकृतिक विभाजन है ही नहीं। आप भौगोलिक विभाजन भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि नदियों और पहाड़ों का जो अंतर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि जो मुजीबर रहमान ने एक सपना देखा कि सार्क देश स्थापित होगा। हर्ष और जी, बस मैं जी क्षमा चाहूंगा, आपको जी हस्तक्षेप कर रहा हूँ, बस एक जी बात जी मेरे जी जी दिमाग में बिल्कुल चली। जी जी ये जो अखिलेश जी ने कही बात, और आप भी उसको कह रहे हैं, बिल्कुल यही है। रेड क्लिफ 15-18 दिन यहाँ पर रहा, और 18 केवल हवाई सर्वे करने के बाद एक कमरे में जा करके वो जी अकेले रह करके एक पुरानी हवेली में बैठ करके उसने पेंसिल से बृहत्तर भारत में उसने पेंसिल से लकीर खींची। उसने कुछ लकीरें ऊपर खींची, कुछ इधर खींची, कुछ इधर खींची, और बोले ये विभाजन हो गया। माउंटबेटन ने उसको बुलाया था, और उसने बाद में स्वीकार किया कि मुझे बहुत कम समय दिया गया था ठीक ढंग से विभाजन करने के लिए, इसलिए बाद में भी इसका बार बार बदलाव हुआ। जैसे मैं अभी जहां पर रहता हूँ ना, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, यहीं पर पठानकोट है। जी पठानकोट पहले पहले जो विभाजन हुआ था वो पाकिस्तान में था। जी हिमाचल का बहुत सारा हिस्सा वहां चला गया था, फिर लोगों ने विरोध किया, तो फिर उसको ठीक किया गया। ठीक जी है। जी तो ऐसे ही एक 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 बात तो ये भी आई थी कि दिल्ली दिल्ली भी जा रही थी उधर। जी जी तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन नहीं था, ये बिल्कुल गलत भावना भर करके ये मानवीय विभाजन किया गया। जी 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 जी, जी क्षमा जी चाहूंगा मैं आपको नहीं नहीं नहीं, उसको। बिल्कुल नहीं। आपने आपने इस बात को समृद्ध किया, और बड़े जब इस बात को समृद्ध करते हैं तो बात और पुख्ता होती है हाँ, और उनका प्रभाव दूर तक जाता है। तो बिल्कुल स्वागत है। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो मुजीबुर रहमान ने सपना देखा कि सार्क जो संगठन बनेगा, उन्होंने बात की कि हम लोग मिलके सार्क जो है वो बाकी देशों, बाकी जो ग्रुप है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो फोरम है आसियान वगैरह, उनके साथ ट्रेड करेगा। तो आप ये देखें कि उस देश के पितामह और उनके सपनों को भारत के साथ के संबंधों को देखें अगर आप, तो आपको ये समस्या की जटिलता थोड़ा सा और स्पष्ट आएगी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल निकल के आई कि भारतीय मीडिया में इस बात का समर्थन करने वाले ज्यादा लोग थे कि वैसे ही हालत हमारे देश में हो सकते हैं, इस बात के समर्थक यहाँ पर ज्यादा हैं। और आप ये देखें कि जो सीमाएं हैं, वो सीमाओं पे इनका कितना ज्यादा कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण को भी हम लोग शामिल करेंगे कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, और इन आर्थिक मुद्दों से क्या आगे इसका परिणाम निकलेगा, और इसके क्या स्ट्रेटेजिक मानक हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के लोग और भारत की सरकार, ये तीनों चीजें इस समय बहुत स्थिर स्थिति में हैं। और मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक कदम की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और आप डॉक्टर उदयभान सिंह साहब का जब भी वक्तव्य होता है या उनकी जो सूक्ष्म टिप्पणी होती है, तो हम लोग इंतजार करते हैं और मंच समृद्ध होता है। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का प्रयास बिल्कुल बहुत सराहनीय है। वो मंच को किस तरीके से समृद्ध कर रहे हैं, बहुत महनीय। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इतना संक्षिप्त और इतना सारगर भी, और विषय को बिल्कुल समेट देने वाला, निष्कर्ष देने वाला वक्तव्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तरफ आपका कोमल बल साहित्यकार का है, कवि का है, उपन्यासकार का है, और दूसरी तरफ बहुत ही कठोर यथार्थ वाला अर्थशास्त्र। दोनों का समन्वय बैठाना बड़ा कठिन काम। आपने डॉक्टर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों की किस तरह सहज व्याख्या कर दी कि भारत और पाक का विभाजन, वो भी अर्थ के आधार पर, कि वह एकदम नैसर्गिक नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब मैं सर की शोध छात्र हैं सुश्री अंजना ठाकुर जी से निवेदन करूंगा
कि आप आए और हमारे लोक पहल के विषय में, सर के वक्तव्य के संदर्भ में हम सब के तरफ से सर के शब्दों का पुष्पहार अर्पित करें। अंजना जी। धन्यवाद महोदय। सभी को सादर प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर, शोधार्थी, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, हिमाचल अंजना प्रदेश। जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आप सर की शोध छात्रा है तो हम लोगों की भी शोध छात्रा है। जी सर जी। सभी को सादर प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर, शोधार्थी, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। सबसे पहले तो लोक पहल की पूरी टोली का आभार, जो ज्वलंत विषय पर हमारा मार्गदर्शन हमेशा करता रहता है। आज हमारे समक्ष हिंदुओं की स्थिति देश में व बांग्लादेश में ठीक नहीं है। देश व बांग्ला नहीं है, इसके लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है ताकि हिंदू संगठित हो सके। ऐसे कार्यक्रम बार बार हर जगह पर हो ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं अंजना को। अंजना जी ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात रखी। ऐसे सामयिक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। लोकपहल इसीलिए बना है कि जो विषय भारत राज्य में जाने चाहिए, भारत के प्रशासन में जाने चाहिए, उसका कार्य लोकपहल राष्ट्रीय स्तर पर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो अंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं कि वो अपना शोध कार्य करें और जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब मैं हम लोगों के साथ आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी हैं। आप संघ के बड़े महनीय हैं और आपका मैं पारिवारिक परिचय क्या दूं। ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब देश में पहली बार सरकार बनती है तो उसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने राजनीति का सफर बलरामपुर से शुरू कर रहे थे तो वो सर का ही घर था। आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी सुन रहे हैं? अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट करिए। देखिए, आज की जो घटनाएं हैं, आज की घटनाएं इनका बीज अतीत में 570 में जो इस्लाम का उदय हुआ पैगंबर मोहम्मद के साथ, और फिर उसके बाद खलीफाओं ने जो इस्लामिक विस्तारवाद का वो किया, और साथ ही साथ ये इनके मतलब मजहबी ग्रंथ मतलब कुरान में 114 सूरों में केवल एक सूरा 12 छोड़कर बाकी सारे सूरे, जिनमें से आपके 28 सूरे मक्का के हैं और 86 सूरे इनके पढ़ते हैं मदीना में। और जो मतलब जितने मक्के के सूरे हैं वो बहुत शांत हैं, लेकिन मदीने के सूरे जो हैं वो उनमें केवल वैमनस्य, नफरत और काफिर जिहाद और जो भी चीजें भरी हुई वो सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले भारत का इतिहास हमको शत्रुबोध के साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। आक्रांता को आक्रांता हमको कहना पड़ेगा।
आक्रांता को आक्रांता के रूप में पहचानना पड़ेगा। विष विष ही होता है, विष न अच्छा होता है न बुरा, उसका अंत घातक ही होता है। और इतिहास ही हमारे यहाँ इस ढंग का प्रस्तुत किया गया कि एक इकोसिस्टम प्रस्तुत किया गया कि उस इकोसिस्टम के हिसाब से और कुछ ऐसी घटनाएं घटती गई, जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह होते गए, मतलब मुस्लिम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि, और फिर उसके बाद जेएनयू। इस ढंग का एक इकोसिस्टम, एक मानसिक वातावरण, एक शैक्षिक वातावरण तैयार करके उसमें जो पीढ़ी ढली, तो वो, और साथ ही साथ हमारी सरकार के द्वारा जो एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो एक एक मतलब टॉनिक पिलाया जाता रहा, उससे ये इकोसिस्टम और पुष्ट होता गया। उसी इकोसिस्टम से एक एक मतलब मीडिया का वर्ग आया, एक शिक्षा जगत में मतलब शैक्षणिक वर्ग आया, और एक छात्र वर्ग भी आया। इस ढंग से जब हम एक सोशल शिज्म हमने क्रिएट किया इस सोशल शिज्म को, तो एक सेकुलर मानसिकता से आप जब इस ढंग की बात करेंगे तो वो दूसरा होगा। तो सबसे पहले हमको सेकुलर मानसिकता के मतलब प्रति युद्ध छेड़ना पड़ेगा। ये सेकुलर मानसिकता ने ही राष्ट्र जीवन को घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया। अब आते हैं जो एक दुर्भाग्यपूर्ण आरोपित विभाजन, छल प्रपंच पाखंड के द्वारा कूट रचित एक मतलब विभाजन, जिसकी त्रासदी आज भी हम अपने सामने देख रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस्लामिक स्टेट की एक शाखा है जिसको कहते हैं ISK, इस्लामिक स्टेट के का मतलब होता है आपका मतलब खुरासान। खुरासान जो है, खुरासान मतलब विलायत ऑफ खुरासान जो है, ये मैं आपकी मतलब ये बात कर रहा हूं कि एक तरफ खिलाफत जो कैलिफेट था, कैलिफेट चाहे 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 वो बगदाद का था और चाहे दमिश्क का था, आज वो उस दौर ने एक विस्तारवाद शुरू किया। उस विस्तारवाद का आज चरमोत्कर्ष हो गया है कि आप सीधा एक नए खलीफा जो अभी अभी आ रहे हैं, तेहरान, ईरान, और ये कट्टरपंथ है, इसको हमको कट्टरपंथ कहना पड़ेगा और इसको मजहब कहना पड़ेगा, ये धर्म नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन था। असली कुरान इराक और सीरिया के बीच में खो गई। ये वो कुरान नहीं है और ये हमको मानना पड़ेगा। आज मतलब ISIS अपने को ISIL भी कहता है, लेवांत, और विलायत ऑफ खुरासान में आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, जिसको वो हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में ये तीनों आते हैं। लेकिन हमको ये भी कहना पड़ेगा कि जिहाद शब्द जो है वो विश्व के लिए है, हमारे लिए है गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद का हिस्सा है, ये गजवाए हिंद का हिस्सा है। इसीलिए
बांग्लादेश में अभी अभी आपने शब्द सुना होगा रजाकार। रजाकार कहाँ सुने गए थे? ओस्मानिस्तान, जो आज का हैदराबाद है, ओस्मानिस्तान रजाकार पहली बार सुने गए थे। और ये रजाकार तब भी इस्तेमाल किए गए जनरल टिक्का खां के द्वारा, हिंदुओं का एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड, जिसके लिए भारत को बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा, सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। मुक्ति वाहिनी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे आंग्ल शासकों के द्वारा जिस ढंग के छल नीति और कूटनीति जिसको कहते हैं, वो कूटनीति नहीं थी, वो छल नीति थी। छल नीति के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा किया गया। और कुछ ऐसे आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको आप आज जान रहे हैं, इसका असली नाम क्या था? एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। इसकी नींव रखी थी सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद ने ही सबसे पहले टू नेशन थियरी की बात की थी। फिर उसके बाद चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट तैयार किया जिसका नाम था नाउ और नेवर। आप उसको पढ़ सकते हैं, नाउ और नेवर। उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का शब्द एक बनाया गया, पाकिस्तान का एक शब्द दिया गया। और ऐसी बात नहीं थी, वो तो मतलब चाहते ही थे, अंग्रेज तो यही चाहते थे कि किसी तरह कोई ऐसा वो मिले कि हम यहां से वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सारी बिल्डिंग्स अपने हिसाब से बनाई, सारे इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से तैयार किए, एक पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम तक उन्होंने अपने हिसाब से डाला कि हमको कहीं से जाना नहीं है। वो तो समझ लीजिए कि INA के ट्रायल्स रेड फोर्ट में और आजाद हिंद फौज की धमक, आजाद हिंद फौज की समाप्त धमक होते ही थी। आपसे संवाद करता हूँ। हेलो, तो बोले? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आजाद हिंद फौज की धमक, जिसको कि उन्होंने एक चोला उड़ा दिया कि हम मतलब पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध से। वो चोला उड़ाया गया था। और यहां तक कि आपको आज मैं ये भी बता दूं कि ये जो है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर था। ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। आज आप वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भेज भी सकता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये सारे एक्ट्स जो थे, ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए थे। और उनके ऊपर ब्रिटिश लोगों की मुहर थी। वो हमारी नहीं थी। वो तो एक छल प्रपंच के रूप में उन्होंने एक चीज मतलब कहा। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जब मतलब क्लेमेंट एटली ने एक बार विंस्टन चर्चिल से पूछा कि आप क्या वास्तव में भारत को इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई विल नॉट बी हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट
first and last prime minister to preside over the liquidation of the British Empire. ये एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है विंस्टन चर्चिल का। तब उन्होंने कहा कि भाई ये, तब तो कहन कि नहीं, हम इंडिपेंडेंस एक सेलेक्ट ग्रुप को हम देना चाहते हैं जो कि भारतीय तो हो लेकिन बुद्धि और मानसिकता से वो पूर्ण रूप से पाश्चात्य हो। तब क्लेमेंट एटली ने कहा कि ऐसा कैसे पता चलेगा? तो कहन कि बस ये मतलब देखो कि कितने लोगों ने यहाँ पर इंग्लैंड में अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है और यहाँ के वातावरण में रच बस गए हैं। 3 लोगों का नाम आया। सबसे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये चाल थी। ये हमको कोई स्वाधीनता नहीं दी गई। स्वाधीनता ऐसे दी गई। स्वाधीनता कैसे दी गई? देश को बांट के। हमारा युद्ध क्या था? हमारा युद्ध था अखंड भारत के लिए। अखंड भारत के लिए हमारे जितने स्वतंत्र सेनानी थे उन्होंने अपनी मतलब प्राणाहुति दी। खंडित भारत राजनीतिक भारत नहीं, सांस्कृतिक भारत के लिए वो मतलब युद्ध किए थे। आज लाहौर हमारा नहीं है। लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। आज लाहौर हमारा नहीं है। आज भी नाथूराम विनायक गोडसे की अस्थियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नीचे से सिंधु नदी बहेगी, क्योंकि हमारा जो वो था सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, वो भारत था हमारा भारत ये नहीं था कि बस केवल जो आज आप देख रहे हैं। आप सोचिए 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आज हम 30 से भी नीचे आ गए। धीमे धीमे सीमाएं सिकुड़ती रहीं और जहां हिंदू घटा वहां देश हमेशा मतलब विभाजन की ओर बढ़ा। आज भी स्थिति लगभग वैसी ही आती जा रही है। आज भी डेमोग्राफी चेंज कर उसी तरह की स्थिति, वही इकोसिस्टम तैयार बैठा हुआ है। आज फिर से एक और विभाजन की ओर भारत को धकेलने के लिए, और विदेशी, जिसको कि डीप स्टेट, मतलब भाई साहब ने कहा उदयभान जी, डीप स्टेट, ये डीप स्टेट या कोई विदेशी शक्ति क्यों हावी होती है? क्योंकि हम बिकने को तैयार हैं। हमारे अंदर राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए आज डीप स्टेट यहां पर किसी भी हद तक एन केन प्रकारेण कामयाब होने की मतलब चक्कर में है, क्योंकि उसको पता है कि उसका टूल किट यहां काम कर रहा है। और जब तक इस ढंग के हाँ, अब मतलब आते हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी मतलब जिहाद का हिस्सा है, वो गजवाए हिंद है, ये हमको कहना पड़ेगा। वो चाहे रजाकार के द्वारा, चाहे डीप स्टेट का बस केवल एक ही काम है। डीप स्टेट ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दे रहा है कि एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट हट जाए। अभी यूरोपियन इलेक्शंस में आपने देखा, यूके में आप देख रहे हैं, फ्रांस में आप देख रहे हैं, वहां की हालत आप देख सकते हैं। वही स्थिति
हर जगह करने की कोशिश है। और पाकिस्तान अभी अभी बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की बीएनपी जो है वो मतलब सीधा मतलब अलकायदा से जुड़ी हुई है। आपकी मतलब जमायते इस्लामी सीधा पाकिस्तान के आईएसआई से है। और उन लोगों के ऊपर वरद हस्त किसका है? चीन का भी है, अमेरिका का भी रोल है, सभी का रोल है। लेकिन जहां जहां देशद्रोही ताकतें बिकने को मजबूर होंगी, राष्ट्र के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, वहां पे ऐसी परिस्थितियां आएंगी और भारत में भी आ सकती हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं और ये हमको मानना पड़ेगा। और ऐसी शक्तियों के लिए हमको सबसे पहले राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण, त्याग और भक्ति सबसे पहले चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से ही हम हैं। राष्ट्र अगर नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो इसलिए भारत भी अब संकट में है। और ये केवल ये टूल किट के चलते नहीं, इस परिस्थिति के चलते, क्योंकि देशद्रोही शक्तियां जो हैं वो कुछ लोगों ने अपने ईमान को बेचकर देश को तोड़ने वाली शक्तियों का साथ देना ज्यादा अच्छा समझते हैं। राष्ट्र के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मतलब चना तगड़ा होता है ना, तो वो भी मतलब भाड़ फोड़ सकता है। और हम ऐसे ही चने जो कि भाड़ फोड़ने की हिम्मत रखते। तो जो कुछ भी स्थिति आज सबसे सबसे शोचनीय स्थिति वहां के हमारे हिंदुओं की है। और हिंदुओं के विषय में भारत को कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू को बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। आज मतलब रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर यहाँ रेडीमेड वेलकम किट के साथ यहाँ पर बाकायदा इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलते चले जा रहे हैं। तो वो तो हमारे अपने हैं, विषय निर्धारित करवा के मतलब वो तो हमारे अपने और फोटो भेज दीजिए। मतलब वो तो हमारे अपने हैं। उनके लिए हमको सोचना पड़ेगा और उनके लिए करना पड़ेगा और उनके लिए हर तरह से प्रस्तुत होना पड़ेगा कि उनको लगे कि जो विश्वास उन्होंने भारत के प्रति दिखाया है, उस विश्वास को हम अविश्वास में न बदलने दें। बस इन्हीं मतलब बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। समय की अपनी मर्यादा है। नहीं आप वचन हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आपके प्रति धन्यवाद। आज के वक्ता डॉक्टर उदयभान सिंह सर ने बहुत सिलसिलेवार सूक्ष्मता से, तर्कपूर्ण ढंग से आपने बात आज रखी है बांग्लादेश के प्रकरण पर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशु गुरु जी का, बिटिया अंजना ठाकुर का, डॉक्टर भावेश जी एक इतिहासकार हैं उनका, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे, अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक सौरभ, करण कंबोज और सुरेश पाल जी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और लोकपहल के विभिन्न माध्यमों से हमें लाइव देख रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन। समय आज बहुत हो गया है, इसलिए मैं मानसी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोह करें। फिर अगले रविवार को हम नए वक्ता के साथ ओजस्वी वाणी में फिर मिलते हैं। लोकपहल अपनी बात फिर भारत में प्रसारित करेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सनातन को, हिंदुत्व को और गुंजित करेगा
और जन जन को जगाने का सत प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।